स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। इसके पहले वाली क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें आप लोगों ने एनसीईआरटी से रिवाइज कुछ पढ़ा गया वहां पे, तो पहला चैप्टर है वहां पे, कोई डाउट है उसमें? जो आपका था ना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और क्लास में डिस्कस किया है, तो उसको रिवीजन करने में मैंने बोला एनसीईआरटी से आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बेसिकली हम लोग इस पे देखने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो अर्थ के जो भी इंटीरियर पार्ट है, अर्थ जो है उसके इंटीरियर जो क्रस्ट मेटल और कोर है ना, वो सब उसके बारे में हम लोग कैसे डिराइव कर पाते हैं कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, कैसे वो बना हुआ है। तो उसके लिए कुछ हम लोग डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं अबाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ है ना सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। What are the direct sources? डायरेक्ट सोर्सेस मतलब कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं या फिर कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी जो बाहर आए, ताकि उसको हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाकर के उसके बारे में कंपोजिशन जान सके कि हाँ इसमें किस तरीके का मिनरल्स है, क्या सब एलिमेंट्स हैं। तो वो सब जो पार्ट आ जाता है ना, दैट विल कम अंडर योर डायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्सेस बताओ क्या हो सकता है ना, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेस from which we can infer about the internal structure of the earth? Volcano, अब तो volcano है बट मैग्मा होगा, है ना, मैग्मा। तो सबसे पहले ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेस आप देख सकते हो कि जो मैग्मा है, मैग्मा है, ठीक है, लावा है, ठीक है। आपको मैंने पिछले क्लास में डिफरेंस बताया था ना मैग्मा और लावा के बीच में। मैग्मा क्या होगा, बेसिकली ये सभी क्या है, मॉल्टन रॉक्स है ना। अगर अर्थ के इंटीरियर्स के अंदर में अगर वो मॉल्टन रॉक्स होगा उसको मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। बट अगर वो वोल्केनिक इरप्शंस के बाद अगर बाहर आ गया तो उसको हम लोग लावा बोलेंगे, बस यही डिफरेंस है। और ये सभी क्या है, बेसिकली तो मॉल्टन रॉक्स ही है, ठीक है, मॉल्टन रॉक्स है। तो डायरेक्ट एविडेंस ये हो जाएगा। और ये मैग्मा और लावा कहां से आता है, तो वोल्केनिक इरप्शंस से, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस। और बताओ दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है? वेव्स, अर्थक्वेक्स, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि जिसको डायरेक्ट तुम देख सकते हो, जैसे कि मैग्मा है तो उसको हम लोग लैब में जाके एनालिसिस कर सकते हैं ना, कि उसमें किस तरीके का एलिमेंट है, कौन सा केमिकल उसमें है, उससे हमें मालूम चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या मटेरियल है ना। रॉक्स, वही मॉल्टन रॉक्स हो गया, है ना। दूसरा माइनिंग होता है ना, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग। माइनिंग जैसे कि आप देखो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, है ना, वो जो माइंस होते हैं, खदान जो होता है, तो जब आप वहां से माइनिंग करते हो तो आप एक्चुअली में जान पाते हो कि किस तरीके का जो रॉक स्ट्रेटा है नीचे में, है ना, तो कौन से जगह पे किस तरीके का मिनरल्स पाया जाता है। तो ये सभी जो है सो डायरेक्ट एविडेंसेस है टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर आप अर्थ के इंटीरियर्स की बात करो, तो अर्थ के कोर की अगर बात करते हो तो उसका डेप्थ जो है कितना किलोमीटर, किसी को आइडिया है? 6371 किलोमीटर, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। आप इसको नोट कर लो कि अर्थ का जो बेसिकली रेडियस है ना, वो कितना है? 6371 किलोमीटर, है ना, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में जो है अप्रॉक्स पूछ लेता है कितना है, तो अप्रॉक्स याद रखो 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स कई बार एग्जाम में पूछता है। तो वहां पे 64 का जो है आंसर कई बार जो है वो लोग ले लेते हैं। बट अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी में 6371 जो है एक्यूरेट है, सो लिख दिया गया है। और अगर एक बेसिक आई थिंक 7th क्लास का एनसीईआरटी है, वहां पे 6370 किलोमीटर है ना।
तो 0 और 1 दोनों एनसीईआरटी में मिलता है, लेकिन ध्यान रखना जो भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो इस डेप्थ तक जो है हम लोग नहीं जा सकते हैं, है ना? व्हाई? बिकॉज एज यू गो डीप द अर्थ, द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी एवरीथिंग इंक्रीजेस, है ना? अर्थ का जो इनर कोर है, इनर कोर, उसका टेम्परेचर कितना है, किसी को आइडिया है? 7400, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रफली बोला जाता है ना? तो ये भी लिख लो कि जो कोर का टेम्परेचर है, अर्थ के कोर का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ योर सन्स सरफेस। जो हमारा सूर्य है उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज नियरली अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर। अर्थ का जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर भी इतना ही है। तो इन सब वजह से, है ना, इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जा सकते हैं और इस टेम्परेचर पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस वजह से हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज पे ही रिलाई करना पड़ता है टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है? अब अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कि जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, है ना, सिस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक्स में जो वेव्स जनरेट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, ठीक है, बेसिकली अर्थक्वेक्स में जनरेट होते हैं, भूकंप में, अर्थक्वेक्स। देखो आज का ये जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस क्लास के बेसिस पे आप आगे समझ पाओगे कि अर्थ के सरफेस पे जो भी मूवमेंट्स होता है, अगर माउंटेन बिल्डिंग की बात की जाए, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की बात की जाए, वो तभी समझ में आएगा जब आप अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से समझोगे, है ना? तो उसको ध्यान से समझ, ठीक है? एक हो गया सिस्मिक वेव्स, है ना, आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे सिस्मिक वेव्स से हम लोग जान पाते हैं। दूसरा बताओ और क्या हो सकता है इनडायरेक्ट सोर्सेस? टेम्परेचर, अरे वो तो पैरामीटर हो गया ना, उसको मेजर कैसे करेंगे? व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेस? एक हो गया सिस्मिक वेव्स, मतलब कि हमें ये पता करना है कि अर्थ के अंदर में है क्या, है ना, मतलब कि मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड वाइज कैसे कैसे अरेंज है ना, उसके बारे में। कौन सा, क्या बोला? टाइड? टाइड नहीं, टाइड तो अपना ग्रेविटी सन और मून की वजह से होता है ना? सिस्मिक वेव्स हो जाएगा, है ना? कई बार आप देखो तो मीटर्स के वजह से हम लोग जान पाते हैं, है ना, मीटर्स, ठीक है? ऐसा माना गया है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है और उसके जो भी मतलब स्टार, सन है और जो प्लैनेट है, वो सभी एक नेबुला से बना हुआ है ना? दैट मींस कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी होगा, जो भी उसके अंदर जो मटेरियल है, वो हमारे आउटर स्पेस में जो एस्टेरॉइड्स हैं उसका जो मटेरियल शेयर होगा, है ना? तो मेटेराइट्स बेसिकली क्या होता है, जो अगर आप देखो जैसे आप शूटिंग स्टार्स आप लोग कभी देखे तो, जिसको देख करके लोग जो है विश मांगते हैं ना, देखते हो कभी आकाश में एक तारा टाइप का टूटा हुआ तारा दिखता है, दैट इज बेसिकली योर मेटल्स, है ना? जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें कई सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स समझो कि छोटे छोटे रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, हालांकि उसका भी साइज काफी बड़ा भी हो सकता है। अगर वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर एंटर करता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स टू गेट हीटिंग, है ना? और बिकॉज ऑफ हीटिंग क्या होता है कि वो बर्न कर जाता है, जल जाता है ना? सो एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो हमें बचाता भी है इन एस्टेरॉइड से, मेटेराइट से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आए दिन आपके ऊपर जो है ऊपर से बरसात होते रहता है ना? फिर हम लोग यहाँ बैठ के इसी में क्लास नहीं कर रहे, है ना? सब छुपा रहे होते, बच रहे होते। जैसे ऐसा एक थ्योरी है ना कि जो डायनासोर्स हैं उनका जो विलुप्त हुए, एक्सटिंक्ट हुए, उसका एक थ्योरी ये भी है कि बहुत ज्यादा जो है मेटेराइट्स जो है हिट की और उसके वजह से अर्थ के ऊपर काफी मतलब वोल्केनिक इरप्शंस हुए और उसके वजह से जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना? सो आवर एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दीस मेटेराइट्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रिक्शन होने के बावजूद भी, हीट होने के बावजूद भी कुछ हिस्सा अनबर्न्ड जो है सो हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है? तो उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा कि किस तरीके का रॉक है, उसमें क्या सब मिनरल्स हैं, और उससे हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि अर्थ के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वहां पे जो रॉक्स है वो भी कुछ वैसा ही सिमिलर टाइप का हो सकता है। तो यह भी एक इनडायरेक्ट सोर्स में आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट देखो, ठीक है, हम इसमें मेटेराइट्स लिखा है, यस मुकुल ने लिखा है
मैग्नेटिक फोर्स, यस कमेंट्स, यस वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे एक सिस्मिक वेव्स हो गया, मेथड्स हो गया, हाँ, ग्रेविटी एनामोली। ठीक है, ग्रेविटी एनामोली। ठीक है, ग्रेविटी एनामोली ये क्या होता है, किसी को आइडिया है व्हाट इज ग्रेविटी एनामोली? ग्रेविटी तो समझ में आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, एनामोली मतलब, एनामोली का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है? चेंजेस। एनामोली मतलब कि जैसा होना चाहिए कन्वेंशन के हिसाब से वैसा नहीं है। ठीक है, एनामोली मतलब कि जैसा कि आप एक्सपेक्ट करो कि कुछ ऐसा होना चाहिए बट रियलिटी कुछ और हो जाए, तो इसको, ये जो वेरिएशन है ना, इसको हम लोग एनामोली बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों रेलिवेंट है? इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि सपोज दिस इज अर्थ, है ना, दिस इज अर्थ। आपको मालूम है कि अर्थ का जो है अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है ना, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। तो उसके वजह से क्या होगा कि अर्थ जो है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना। तो अगर अर्थ हमारा बिल्कुल सिमेट्रिकल होता, अगर अर्थ के अंदर अगर मास बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो एक बात बताओ कि जो अर्थ के सेंटर से, है ना, अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट हम लोग मेजर करते हैं, तो क्या हर एक जगह पे ग्रेविटी जो फोर्स है वो सेम होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो दिस इज योर ग्रेविटी एनोमली। इसका मतलब ये आप इन्फर कर सकते हो कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पे डेंसिटी कुछ ज्यादा होगा रॉक्स का, तो उसके नियर बाई जो है सो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जैसे कि ओशन बेसिन्स है जो कि डिप्रेशन है, इसके पास आप देखो तो ग्रेविटेशनल पुल है सो अर्थ का थोड़ा कम हो जाएगा। So when you measure the gravitational pull of the Earth on various points on the surface, then you can infer the mass distribution. So this is your gravity anomaly. समझ में आ गया? ठीक है? एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में एक स्टेटमेंट दिया जाए कि ये स्टेटमेंट है सो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है रिगार्डिंग ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो पहला स्टेटमेंट कि अर्थ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो जाएगा, है ना? व्हाई? बिकॉज ग्रेविटी एनोमली है। दूसरा स्टेटमेंट कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? सही है, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, हाँ, स्मॉल g नहीं, गलत। तो याद रखना जो स्मॉल g का वैल्यू होता है ना, जो कि जनरल एवरेज हम लोग मानते हैं, दैट इज 9.8, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये एवरेज है। लेकिन अगर आप अर्थ के पोल्स की बात करो, है ना, तो आपको मालूम है कि अर्थ का शेप है सो प्योर स्फेरिकल नहीं है ना, दोनों पोल्स पे है सो चपटा है ना, जियोइड शेप उसको बोलते हैं, जियोइड। अर्थ का शेप क्या होता है? GEOID, है ना, जियोइड। दैट मींस कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है सो थोड़ा सा चपटा है और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है ना, उसका पेट निकला हुआ है इक्वेटर पे, ऐसा सोच सकते हो। तो जियोइड है। तो अर्थ का जो ग्रेविटी है ना, आप उसको ऐसे एक मैप याद कर लो, मतलब मैप नहीं, एक्स वाई एक्सिस पे करके, है ना, यू कर्व ऐसे याद रखो, यू कर्व, है ना, ये नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम होगा, साउथ पोल पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर बीच में 0 डिग्री पे मिनिमम होगा g का वैल्यू। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पीटी में पूछ लेता है सवाल। ठीक है, स्मॉल g, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल, है ना। तो मैक्सिमम g, है ना, g मैक्स, सबसे ज्यादा g का वैल्यू पोलर रीजन में होगा। ठीक है, तो ये भी एक ग्रेविटी एनोमली है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो है अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो शेप है अर्थ का वो किस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रीजन जो है ना जी में वेरिएशन होने का, वो क्या है? तो रेडियस है। आपको मालूम है कि अर्थ का जो शेप है ना, जैसे लाइक, है ना, कुछ इस तरीके का शेप है ना? जो इक्वेटर पे रेडियस है वो सबसे ज्यादा है और जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप रेडियस मेजर करोगे वो कम है। तो ये आर इक्वेटर कैपिटल है, ये स्मॉल आर है ना। तो ये वैल्यू ऐसा क्यों आता है तो आप बताओ, है ना। बेसिक F इक्वल टू कैपिटल G M इनटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर होता है ना, r स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब सपोज कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ये मैं थोड़ा आपको साइज बता दे रहा हूँ, है ना, जो कि स्मॉल एम है ना, तो इसको इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा जी कैपिटल जी, ये अर्थ का मास एम ई अर्थ का मास, ये एम इस ऑब्जेक्ट का मास, प्लस अगर सरफेस पे है तो रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। आपको मालूम है कि कोई भी फोर्स होता है कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये दोनों कट जाएगा। जी का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, जो कि एक कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, बट आर जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है, आर जो है सो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, इस वजह से इक्वेटर पे जी कम हो जाएगा। पोलर रेडियस में आर रेडियस कम है, इस वजह से जी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। समझ में गया? ठीक है, साइंस के बैकग्राउंड कितने बच्चे हैं क्लास में? हाँ, तो आपके लिए तो समझ में आ गया होगा नॉर्मल है, बट जो 11 12 में नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या है। खैर कोई बात नहीं, ये याद करो, है ना? ठीक है, तो ग्रेविटी अनोमली इज आल्सो द इनडायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन अर्थ इंटीरियर्स। समझ में गया? इनडायरेक्ट सोर्सेस है ना? चलो, वेरी नाइस। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये यही पे लिखा हुआ डायरेक्ट सोर्सेस है, ये डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात की गई है, भी वही सब चीजें जो अभी हम लोग डिस्कस किए। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्मिक वेव्स है ना, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, चलो अब वापस उसके आ जाते हैं। इसके पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपके माइंड में ना एक वो मेंटल इमेज जो है सो बना रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, है ना, आपने एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखा होगा, है ना, उलट पे कभी नजर आया होगा ऐसा कोई डायग्राम। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये अर्थ है, और अर्थ के टेल्स में जो हमारा अर्थक्वेक वेव्स जो है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है उसके बारे में देखो, जो लोग पीछे बैठे हो ना बिल्कुल आगे आगे बैठ जाओ, यहाँ पे खाली सीट है, वहां से दिख नहीं रहा होगा, तो बिल्कुल ही एकदम चले गए हो टायर 3 सिटी से भी बाहर। अगर आगे आना है तो आ जाओ, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो बाकी कोई बात नहीं है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे बैठो। तो देखो, these are the seismic waves and you can feel कि these seismic waves are the X-rays of the earth, है ना, जैसे हम लोग एक्सरे करवाते हैं, कैसे हमारा पूरा चेस्ट का है ना, पूरा जो भी वेव्स हैं हड्डी वड्डी बोन सब दिख जाता है ना। So these X-rays are basic, these seismic waves are basically, तो इकोनॉमिक का क्लास कब से, जो पहले है वो कर लो, ठीक है ऐसे। तो ये जो है अपना seismic waves, हाँ, है ना, these are like the X-rays of the Earth's interior, ठीक है, और उसके वजह से हम लोग अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखना, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पहले थोड़ा अर्थक्वेक्स के बारे में बता देते हैं, है ना। अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, है ना, नाम सुनते ही डर लगने लगता है, अगर कहीं भूकंप आ गया तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो देखो अर्थक्वेक्स बेसिकली क्या है। Earthquakes are the waves generated due to sudden release of energy in the Earth's interiors, है ना, समझ आ गया। Earthquakes बेसिकली क्या है, these are the waves, ठीक है, waves, है ना, waves कैसे फॉर्म होता है, तो sudden release of the energy, ठीक है, sudden release of the energy, sudden, इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, है ना, सारा क्लास होगा। सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी, है ना, इन द अर्थ, है ना, ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स, ठीक है। Earthquakes are the waves which are generated due to sudden release of the energy in the Earth's blocks। अब इसको समझते हैं। देखो, जो हमारा
अर्थ है जिस समय फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय तो सॉलिड जो क्रस्ट है वो तो सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ था। ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो सॉलिडिफाई हुआ है ना। तो अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले या फिर अर्थ का जो भी पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सॉलिड्स जो है सो कहां पर बना होगा, तो क्रस्ट जो है बेसिकली है ना, क्रस्ट अर्थ का जो क्रस्ट है सबसे ऊपर का जो पार्ट है बेसिकली वो सॉलिड है ना, सॉलिड है और वो है सो ब्रिटल भी है ना, ब्रिटल भी है। तो अर्थ के क्रस्ट के जस्ट नीचे जो पार्ट है आप देखो तो उसका दो हिस्सा होता है, एक होता है कॉन्टिनेंट और एक होता है ओशंस। ठीक है, आप ये देखो अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट है ना, क्रस्ट ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज द नेम सजेस्ट कि जो हमारा कॉन्टिनेंट जिस रॉक सिस्टम से बना होगा उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट, GRANIT, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट से बना होता है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी डाल लेता है। जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है ये किस चीज से बना होता है, बसाल्ट से, बसाल्ट से। ठीक है, अब पूछोगे कि सर ये ग्रेनाइट बसाल्ट लिख तो दिए लेकिन है क्या, है ना, तो बता देते हैं कि ग्रेनाइट क्या है, बसाल्ट क्या है। तो देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, है ना। सपोज दिस इज ए वोल्केनो, है ना, दिस इज ए वोल्केनो और यहां से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, है ना, दीज आर द वोल्केनिक इरप्शंस, है ना, वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से जो है मैग्मा राइज करता है, मैग्मा राइज करता है और बाहर जो है सो मोल्टेन लावा है सो आएगा। ठीक है, मोल्टेन लावा। ठीक है, मोल्टेन लावा, मोल्टेन लावा जो है बेसिकली क्या है, तो दीज आर आप उसको जनरल समझ सकते हो कि दीज आर द लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक्स, है ना। अगर जो भी हमारे आसपास चट्टान पत्थर देखते हो अगर हम उसको मेल्ट कर दोगे तो दैट विल बिकम योर लावा। ठीक है, अब ये जो मोल्टेन लावा है ना, अब इसका दो तरीके से कूलिंग हो सकता है, या तो ये फास्ट कूलिंग हो जाए, है ना, फास्ट कूलिंग हो जाए, या फिर बहुत स्लो कूलिंग हो, वही पॉसिबिलिटी है ना। जो मोल्टेन लावा है अगर इसका स्लो कूलिंग होगा, स्लो कूलिंग होगा, स्लो कूलिंग होगा तो वो जो रॉक बनेगा ना दैट विल बी ग्रेनाइट, दैट विल बी ग्रेनाइट, समझ में गया, दैट विल बी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ठीक है, लेकिन अगर मोल्टेन लावा है उसका फास्ट कूलिंग हो जाए, है ना, कूलिंग फास्ट हो जाए, फास्ट कूलिंग हो जाए, फास्ट कूलिंग हो जाए तो वहां से जो रॉक बनेगा उसको बोलेंगे बसाल्ट, बनेगा बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट, बसाल्ट इज आल्सो ए। और ये बताओ कि ग्रेनाइट और बसाल्ट जो है सो किस तरीके का रॉक होगा, आपको बेसिक पता होगा कि रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये किस टाइप का रॉक है ग्रेनाइट और बसाल्ट, एनीवन? हाँ, सेडिमेंट्री, कौन बोला, मेटामॉर्फिक नहीं, वो तो पढ़ाई है, लेकिन ये रॉक, इस चीज को ध्यान रख लो, है ना, इस चीज को समझो, आगे ऐड कर देते हैं। बेसिक मतलब एनसीईआरटी पढ़ते रहो खुद से भी, है ना, बहुत सारा टर्म्स जो है फैमिलियर रहोगे तो समझ में आएगा, है ना। देखो जो हमारा रॉक साइकिल होता है, रॉक्स जो है ना, रॉक्स, इसका जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है 3 तरीके का होता है ना। कितने टाइप का होता है, दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला है इग्नियस रॉक, है ना, आग्नेय चट्टान हिंदी में बोलते हैं, आग्नेय, है ना, इग्नियस, इग्नियस रॉक। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये तो नाम हो गया,
बट मतलब क्या है? तो देखो, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, इग्नियस रॉक्स, ये इग्निस वर्ड से बना है ना। एक मारुति का गाड़ी भी आता है इग्निस, है ना, यहीं से नाम कॉपी कर लिया वो लोग, मारुति वाला। इग्निस मतलब होता है लैटिन में फायर, आग, समझे क्या? इग्निस मतलब फायर, ठीक है। तो वैसा रॉक जो कि बिल्कुल एकदम गरम गरम लावा जो मोल्टेन है, उसके ठंडा होने से बनेगा, उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलेंगे, समझ आ गया? So igneous rocks are the rocks which form due to the solidification of molten lava. समझ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो igneous rock होगा, अब या तो वो धीरे धीरे ठंडा हो या फिर एकदम सडन ठंडा हो। अगर वो स्लो कूलिंग होगा तो ग्रेनाइट कहलाएगा, अगर वो फास्ट कूलिंग होगा बसाल्ट कहलाएगा। समझ गया? अब ये बोलोगे सर स्लो और फास्ट कैसे होगा, कौन उसको रेगुलेट करता है? देखो, अगर सपोज कि अर्थ के इंटीरियर्स में, जैसे जो अर्थ, और सपोज कि यहाँ से मैग्मा राइज किया हो ना, मैग्मा राइज किया और अर्थ के इंटीरियर में ही वो किसी पार्ट में है सो रह गया वहां पे, तो क्या इसका रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो है, क्या वो कम होगा कि नहीं? कम होगा ना, है ना? तो इसको बोलेंगे इंट्रूसिव मैग्मा कूलिंग। इंट्रूसिव यानी कि अर्थ के इंटीरियर्स में, क्रस्ट के नीचे ही, अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही वो मैग्मा क्रस्ट के बाहर नहीं आ पाया, क्रस्ट के अंदर ही रह गया। तो उसके सराउंडिंग में तो फ्री एटमॉस्फेयर तो है नहीं, पानी तो है नहीं कि बहुत जल्दी ठंडा कर देगा उसको, उसके आसपास भी चट्टान ही रहेगा। तो उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा दैट विल बी स्लो डाउन, तो वो बनेगा ग्रेनाइट, और वही हमारे कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का बेस बन जाता है। समझ आ गया? तो दिस इज हाउ योर कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट्स, है ना? लेकिन ओशन के बारे में देखो, ओशन के बारे में, ओशन के फ्लोर के ऊपर क्या है? ओशन वाटर से, है ना? वहां पे जो भी मैग्मा रिलीज होगा, है ना, डोंट यू थिंक कि दीस मैग्मास विल बी कूल्ड वेरी फास्ट, है ना? तो वो बसाल्ट वाले फॉर्म में चला जाएगा। या फिर इवन एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत, मतलब हमारे ये लिथोस्फीयर में अगर सपोज कि बहुत ज्यादा मैग्मा का जो है आउटपोरिंग हो रहा है, तो क्या वो हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर, क्या वो जल्दी से ठंडा हुआ कि नहीं? सो दैट विल आल्सो बी बसाल्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। लेकिन दोनों इग्नियस रॉक ही है। क्यों? क्योंकि लावा के कूलिंग होने की वजह से ही, सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से ही बन रहा है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है? अब आता है एक सेडिमेंट्री रॉक, है ना? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली, ये सब आगे भी आएगा, आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक बस समझ लो कि व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो नाम से देखो, नाम में क्या है? सेडिमेंट, है ना? सेडिमेंट। तो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी रॉक्स होगा, इग्नियस रॉक हो, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कोई भी रॉक सिस्टम है, क्या उसको हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर जैसे कि अगर हम वाटर की बात करो, रिवर्स की बात करो, है ना, सन रेज से हीटिंग हो जाए, क्या डिफरेंट वेदरिंग होता है कि नहीं? है ना, वेदरिंग होगा, है ना, उसका टुकड़ा बनेगा, छोटा छोटा होगा, है ना? उसके वजह से जो सेडिमेंट्स जो बनते हैं, सेडिमेंट्स सपोज कि वो डिपोजिट हो जाए किसी बहुत बड़े एक गड्ढे में, है ना, उसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं इन ज्योग्राफिकल टर्म। अगर किसी जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन इज जस्ट लाइक ए डिप्रेशन अंडर व्हिच ऑल द सेडिमेंट्स आर गेटिंग डिपोजिटेड। सेडिमेंट्स कहां से आते हैं? जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि हिमालयन रिवर्स है, और वो जो है हिमालयस का जब भी उसके ऊपर से ट्रेड करेगा तो इरोजन करता हुआ चलेगा, है ना, रॉक्स बोल्डर्स कैरी करते रहते हैं। तो अगर ऐसे रॉक्स बोल्डर्स किसी सपोज की अर्थ के डिप्रेशन में जमा हो जाए, है ना, जिसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, और ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर वो कंप्रेस हो जाए, है ना, क्योंकि अर्थ के अंदर से बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिसको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में अगर वो सभी अगर कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, तो क्या वो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा कि नहीं? समझ गया? इसको सिंपल ऐसे समझना कि अगर तुम्हारे पास अगर 200 मिलियन ईयर का जीवन है और तुमने सैंड को लेकर के मुट्ठी में आगे खड़ा हो गया वहीं पे, है ना, फिर प्रतिज्ञा कर ली है, बाद में वो रॉक बन जाए। वही चीज अर्थ पे भी हो रहा है कि अगर तुम्हारे सेडिमेंट्स जो भी हैं, अगर कहीं पे किसी अर्थ के क्रस्टल डिप्रेशंस में जमा होते हैं, तो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स under the compressive forces of the earth interiors, those sediments will solidify in the form of rocks and it will be called as sedimentary rocks. समझा गया? अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली क्या होता है? जो इग्नियस रॉक है या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसे आप किसी हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के इन्फ्लुएंस में काफी समय तक रख दो, तो उसका जो फॉर्म है, उसके जो मिनरल्स के जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है।
है ना। जैसे कि सपोज की रोटी है ना, जो हम लोग खाते हैं, और उसको बिल्कुल ले जाकर के जो तंदूर होता है उसमें जाके छोड़ दो, फिर उसको निकालो, तो क्या निकलेगा उधर से? रोटी निकलेगा क्या? वो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो सेम यही मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है कि अगर हमारा इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक अगर अर्थ के किसी ऐसे जोन में चला जाए जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फोसाइज हो जाएगा, एंड दैट रॉक विल बी कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि फॉर इंस्टेंस सेडिमेंट्री रॉक होता है, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, है ना। लाइमस्टोन, है ना, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना। सैंडस्टोन, है ना, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जैसे कि आप एंशिएंट टेंपल्स की बात करो, है ना, कई सारे आर्किटेक्चर्स जो होते हैं ये सभी सैंडस्टोन से बना होता है, लाल रंग का कलर होता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइमस्टोन जो है, अगर सपोज कि उसके पास से अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कि भाई लाइमस्टोन का जो बेल्ट है ना, वो आराम से कुंभकर्ण का नींद नींद है सो ले रहा था, है ना, और अर्थ के अंदर से क्या हुआ कि इसके नीचे से लावा फ्लो कर गया, है ना, लावा फ्लो कर गया। एक बात बताओ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो अब ये लाइमस्टोन नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। तो मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, समझ गया? लाइमस्टोन विल टर्न इनटू मार्बल, और उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो साइन होगा, सब कुछ बदल जाएगा उसका लाइमस्टोन के कंपैरिजन में अगर देखो। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, समझ गया? यहाँ पे कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स, वो इनमें से किन रॉक सिस्टम में है तो पाया जाएगा? सेडिमेंट्री में बताओ, जो फॉसिल्स हैं वो किस में पाया जाएगा? कौन से रॉक में? मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री में, है ना, ध्यान रखना। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली, है ना, they are the repository of fossils, है ना, याद रखना, repository of fossils, ठीक है। फॉसिल्स कहां पे पाए जाएंगे? अरे खुद सोचो ना कि फॉसिल्स बेसिकली क्या है। तो फॉसिल्स जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, वो उसके जो रिमेनेंट्स हैं, अगर रॉक स्ट्रेटा के बीच में फंस जाएगा तो ओवर द मिलियंस ऑफ इयर्स ड्यू टू इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर इट विल बिकम फॉसिल, है ना, फॉसिल। तो अगर सपोज कि इग्नियस रॉक में, है ना, सपोज यहाँ पे लावा फ्लो हो जाए और उसमें हम लोग को क्या नहीं, कोई और अगर उसमें जो है अगर फंस जाए, तो क्या वो इमीडिएट उसका एग्जिस्टेंस जो है सो खत्म हुआ कि नहीं? बर्न आउट हो जाएगा वो, तो वो क्या ही फॉसिल बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक में चले जाओ, ये भी वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है ना, तो वो भी वहां पे फॉसिल्स नहीं बनेंगे। लेकिन सेडिमेंट्री में क्या है कि सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो रहा है, उसी बीच में लेयर बाय लेयर जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी डिपॉजिट हो गए, तो ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स वो फॉसिल्स बन जाएंगे। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, लाइक नेचुरल गैस, लाइक कोल आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक सिस्टम्स, तो क्या होगा आंसर? सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो सेडिमेंट्री फेसेस जहां जहां होते हैं वहां पे आपको फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, याद रखना, है ना। फॉसिल्स मतलब कि जैसे कोल है, पेट्रोलियम है ना, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी जो है कहां पे पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में। बट इन द इग्नियस रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, उसमें फॉसिल्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब वापस हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेनाइट, बसाल्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और नोट कर लो, है ना, कि बसाल्ट जो है सो इसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना। बसाल्ट इज मोर डेंसर देन ग्रेनाइट, बसाल्ट इज मोर डेंसर देन ग्रेनाइट, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इट इज मोर डेंसर देन ग्रेनाइट, ठीक है। अर्थक्वेक्स वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो कि अर्थक्वेक्स क्यों होता है, इसको पढ़ रहे थे। तो सपोज एक डायग्राम,
सपोज कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना? अच्छा एक बात बताओ कि हमें क्रस्ट क्यों नहीं दिखता है? हमें जैसे नीचे उतर जाओ कहीं बैठे तो चट्टान क्यों नहीं दिखता है? जब ऐसा बात करें कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है तो क्यों नहीं दिखता है? प्रोसेस ऑफ बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, सॉइल फॉर्मेशन। तो देखो जो हमारा बेसिकली जो पैरेंट रॉक होता है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तो एक पैरेंट रॉक होता है ना, यानी कि जो भी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है इसका जो टॉप लेयर है ना, इसमें क्या है कि वेदरिंग होने की वजह से, इरोजन होने की वजह से ये छोटा छोटा टुकड़ा बन गया है ना, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से हमें कभी भी रॉकी सरफेस नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप कभी बोरवेल है ना, डीप बोरवेल अगर आप ये करते हो तो आफ्टर सर्टेन डेप्थ है ना, आपको रॉक्स जो है सो मिलने शुरू हो जाते हैं है ना, तो वो हमारा पैरेंट रॉक होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, है ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब सपोज कि इसके नीचे भी एक रॉक सिस्टम होगा, है ना, सपोज इसके नीचे भी एक रॉक सिस्टम होगा। अर्थक्वेक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक्स जनरली क्यों होता है। तो देखो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है इस वाले रॉक सिस्टम के ऊपर लग रहा है कि नहीं, है ना, लग रहा है। अब सपोज कि ये जो नीचे का जो रॉक है ना, इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? फॉल्ट मतलब कि क्रैक, है ना, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में जो क्रैक्स जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग फॉल्टिंग बोलते हैं, प्रोसेस को फॉल्ट्स, है ना, फॉल्ट क्या बोलते हैं? फॉल्ट, ठीक है, FAULT, फॉल्ट, फॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक है अगर इसमें बीच में फॉल्ट है मतलब कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है, तो और इसके नीचे से, अर्थ के नीचे से सपोज कि कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये फोर्स कैसे लगता है ना, आप इसको ध्यान रखना। बट अभी बस इतना समझो कि इसके नीचे से फोर्स लग रहा है ना, टेंशनल फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक को लेफ्ट में एक ब्लॉक को राइट में जो है सो पुल अपार्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे आपको मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना, घर्षण फ्रिक्शन लग रहा हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको होल्ड करके रखेगा, है ना, इस ब्लॉक्स को, जिसका टेंडेंसी होगा इधर मूव करने का, दूसरा पार्ट को इधर मूव करने का, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ये मूव नहीं कर पा रहा होगा, है ना। बट सपोज कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जो इंट्रोजेनेटिक फोर्सेस है इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, है ना, और इसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम करके ब्लॉक सडन मूव कर जाए, है ना, हो सकता है ना, है ना। जैसे कि सपोज कि मैं अपने सूट को आगे मूव कर रहा हूँ, है ना, अगर धीरे धीरे आगे मूव करूंगा तो नीचे का फ्रिक्शन फोर्स उसको होल्ड करके रखेगा, बट ऑल ऑफ द सडन सपोज कि मैं ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मूव किया ना, तो वही चीज यहाँ पे भी होता है कि जो भी इंट्रोजेनेटिक फोर्सेस हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे ऐसा होगा कि ये तो जो ब्लॉक है ना ये दोनों मूव कर जाएगा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो जमा था पहले से, रबर को खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, और ऑल ऑफ द सडन अगर किसी एंड को छोड़ देते हो तो क्या वो एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं? तो इसके अंदर जो है फ्रिक्शन और नीचे के फोर्स की वजह से एनर्जी एक्युमुलेट हो रहा था, है ना, बट ऑल ऑफ द सडन, है ना, इसमें मूवमेंट हुआ तो एनर्जी है तो क्या रिलीज होगा कि नहीं, वाइब्रेशंस होंगे कि नहीं, है ना। सो दिस इज द जेनेसिस ऑफ अर्थक्वेक। समझा क्या? अर्थक्वेक्स जनरली जो फॉल्ट लाइंस होते हैं उसी के पास में है सो जनरेट होता है ना, जनरल, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। समझ आ गया, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कि ये वाले एरिया पे, है ना, ये सभी जो मूवमेंट्स हुआ, सपोज कि यहाँ पे हुआ, है ना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, सो इट विल बी कॉल्ड एज द फोकस, है ना, फोकस, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। समझ आ गया? अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एपिसेंटर, है ना। जब भी अर्थक्वेक आता होगा, भूकंप आता होगा, न्यूज़ पढ़ते होंगे, है ना, कि एपिसेंटर जो है तो ये जगह था, फिर अगर वो जैसे कि अगर नेपाल में आएगा तो लिखेगा कि एपिसेंटर जो है काठमांडू से 10 किलोमीटर आगे था, ऐसा कुछ रहता है लिखा हुआ ना। सो एपिसेंटर क्या होता है? तो देखो जो अर्थक्वेक का जो, अब यहाँ से मैंने बताया आपको कि जो है एनर्जी रिलीज होगा तो क्या डिफरेंट डायरेक्शंस में वेव्स जो है जनरेट होंगे कि नहीं, है ना।
वेव्स क्या है? वेव्स आर बेसिकली द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब पहुंचना होता है उसका मीडियम क्या होता है? तो वेव्स के थ्रू पहुंचता है ना? तो जैसे कि आप सपोज कि जो हमारा रोप है ना, रस्सी होता है, रस्सी को क्या करो कि एक एंड पे आप उसको है ना टाई कर दो, दीवार में बांध दो, और दूसरे एंड पे जो है उसके से पुल करो ऊपर नीचे, तो क्या एनर्जी उस एंड तक पहुंचता है कि नहीं, है ना? रिपल्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू। सो वही वैसे ही अर्थ के इंटीरियर्स में भी वेव्स ट्रेवल करते हैं कि एक पॉइंट पे जो है सो एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन वो सारे डायरेक्शंस में फैल जाएगा और वो वेव्स क्रिएट करेगा। सो दे आर बेसिकली योर सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स। समझ आए? एक बात बताओ, जो वेव्स अर्थ के सरफेस पे जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा बेसिकली, वहां पे सबसे पहले हिट करेगा कि नहीं? जो वेव्स है वो सारे डायरेक्शंस में फैल गया, तो सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां पे सबसे पहले हिट करेगा, दैट पॉइंट विल बी एपिसेंटर। समझ आ गया? ये पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो एपिसेंटर इज जनरली वर्टिकली अबव योर फोकस, क्योंकि वर्टिकल परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना? अगर किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 90 डिग्री पे जो होगा वो शॉर्टेस्ट होता है। तो एपिसेंटर इज बेसिकली द वर्टिकल पॉइंट अबव द फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट हुआ? जहां पे अर्थक्वेक्स का एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी की वजह से कई वेव्स जनरेट होंगे, और वो जो वेव्स जो सबसे पहले जो हिट करेगा सबसे नियरेस्ट सरफेस पे, उसको हम लोग एपिसेंटर बोलेंगे। ठीक है? अब देखो, अब ये जो सिस्मिक वेव्स है, ये जो सिस्मिक वेव्स है, इसके प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं, इसके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि अर्थ के इंटीरियर्स में क्या हिसाब किताब है। समझ आ गया? These are the X-rays of the Earth interior। अब देखो समझो कैसे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि कैसे अर्थक्वेक हुआ, किस वजह से एनर्जी रिलीज हुआ, और वो कैसे वेव्स जनरेट करेगा, है ना? अब देखो, ये सभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपने, बट क्लास में अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं, है ना, वेव्स, इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है? एक होता है बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव्स। ठीक है? बॉडी वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव्स। ठीक है? सरफेस वेव्स। ठीक है? बॉडी वेव्स के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है? ठीक है? बी वेव्स, ठीक है, और एस वेव्स, है ना? एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स, नॉट सरफेस वेव्स, है ना? ऐसा नहीं कि एस वेव्स को सरफेस वेव्स समझ ली, ऐसा नहीं। एस वेव्स आर द सेकेंडरी वेव्स, है ना? तो ई वेव्स बेसिकली क्या है? प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ठीक है? और एस वेव्स क्या है? सेकेंडरी वेव्स। ठीक है? सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, और सरफेस वेव्स। अब इसको समझते हैं, जैसे इसमें जाओ। देखो, सपोज कि यहाँ पे फोकस है, दिस इज योर एपिसेंटर। ठीक है? तो हम लोग अर्थक्वेक्स को मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी मेजर द अर्थक्वेक्स? सिस्मोग्राफ, है ना? सिस्मोग्राफ लगाते हैं। सिस्मोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना? तो हम लोग कई सारे, अब ऐसा तो मालूम नहीं है ना कि यहीं पे अर्थक्वेक आएगा, है ना? ऐसा तो नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग ऐसे अर्थ के ऊपर ऐसे कई सारे सरफेस पे सिस्मिक स्टेशंस बना के रखते हैं, जहां पे सिस्मोग्राफ को इंस्टॉल करके रखा जाता है। समझ गया? जहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आता होगा तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग सिस्मोग्राफ लगा के रखेंगे, जहां पे कॉम्पिटिटिवली कम आता होगा तो वहां पे एक आध सिस्मोग्राफ लगा के रखेंगे। दैट मींस कि हम लोग अर्थ के सरफेस को जिस तरीके से सैटेलाइट मैप करता है हमारे अर्थ को, उसी तरीके से सिस्मोग्राफ भी हम लोग कई जगह पे प्लेस करके रखते हैं, है ना? और उनका काम क्या होता है कि जैसे ही कोई सिस्मिक वेव हिट करेगा उसमें वाइब्रेशंस होगा, है ना? वाइब्रेशंस होगा, और जैसे आप ईसीजी देखते हो ना कार्ड में ऊपर नीचे ऐसा करके, वैसा ही कुछ ग्राफ सिस्मोग्राफ पे प्रिंट हो जाते हैं। समझ गया? तो इसको समझो कि सपोज एक सिस्मिक स्टेशन है ना, और यहाँ पे अर्थक्वेक का वेव्स पहुंचा,
और इसके सिस्मोग्राफ पे तीन तरह के जो है सो वेव्स का है सो, है ना, आफ्टर सर्टेन डिले तीन तरह का वेव्स जो है सो उसके वो प्रिंट करता है ना, है ना। तो सबसे पहला जो वेव होगा दिस इज योर प्राइमरी वेव, इसके थोड़े टाइम के बाद सेकेंडरी वेव, इसके थोड़े टाइम के बाद सरफेस वेव, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। याद रखना, जो अर्थक्वेक्स जो डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से लाइफ का लॉस, हमारे मटेरियल्स का लॉस, है ना, सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? सरफेस वेव्स की वजह से, है ना। तो कहीं पे भी अगर सिस्मोग्राफ होगा, इट विल रिकॉर्ड थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला होगा प्राइमरी वेव्स, है ना, प्राइमरी, ठीक है, पी वेव्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी वेव्स, और जो तीसरा है, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, दिस इज योर सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, ठीक है। सरफेस वेव्स के भी दो क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है। एक है लव वेव्स, है ना, नाम उसका जो साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया उसके नाम से है लव वेव्स, है ना। और दूसरा है रेले वेव्स, ये सभी साइंटिस्ट के नाम से है ना। लव वेव्स एंड रेले वेव्स, दीज आर द सरफेस वेव्स। ईसीजी रिपोर्ट जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ईसीजी से हम लोग हेल्थ का ये करते हैं, बाकी ऐसा रिपोर्ट नहीं मिले हमें तो ज्यादा अच्छा है, शांति से रहेंगे। हाँ, तो ये है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब देखो सरफेस वेव्स जो है कब क्रिएट होगा, तो आफ्टर प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, यानी कि सरफेस वेव्स आर द रिजल्टेंट ऑफ प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। समझ आ गया? सरफेस वेव्स आर द रिजल्टेंट ऑफ प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब इसको समझते हैं, वेव्स को समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव्स कंपल्सरी तो नहीं है कि सब में सरफेस पे सब में सरफेस हर एक अर्थ के में जो है सरफेस होगा एकदम। अगर अर्थ का अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड अगर कम है, बहुत माइनर है, तो मे भी वो क्रिएट नहीं करे, या फिर सपोज कि वहां का जो सरफेस है ना, वो अगर वाटर बॉडीज है तो वो भी सरफेस वेव्स क्रिएट नहीं करते, है ना। बट अगर सपोज एकदम कॉन्टिनेंटल और रिजिड ब्लॉक है तो बिल्कुल क्रिएट करेगा, समझे? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वहां का रॉक स्ट्रेटा कैसा है, या फिर वो सेडिमेंट्री बेसिन है क्या। अगर सेडिमेंट्री बेसिन होगा, अगर वहां पे कोई वाटर बॉडीज है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया। हाँ, पी वेव्स का प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। पी वेव्स, ठीक है, पी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव्स, इसीलिए इसका पी वेव्स नाम है, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। फर्स्ट टू जनरेट, फर्स्ट टू जनरेट नाम ही है प्राइमरी, है ना, तो सबसे पहला यही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ड्यूरिंग अर्थक्वेक याद रखना, ड्यूरिंग अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के समय जब फोकस पे एनर्जी रिलीज होगा, तो जो सबसे पहला जो वेव्स जनरेट होगा दैट विल बी प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, ठीक है। दूसरा P waves are the longitudinal waves, longitudinal waves, ठीक है। ये PD में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सिस्मिसिटी है, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनोस है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसको आप मतलब जितने अच्छे से समझ के रखो उतना अच्छा है। किसी भी एग्जाम में यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीटीसीएस हो, कहीं भी ये वाले पोर्शन से सवाल आता ही आता है ना, तो इसको समझ के रखना अच्छे से। तो P waves are the first to generate during earthquake। दूसरा P waves are the longitudinal waves। अब बताओ कि longitudinal waves क्या होते हैं? longitudinal waves याद कर लो इसको। what are longitudinal waves? एक longitudinal wave होता है, एक transverse wave होता है, तो बताओ क्या होता है? ठीक है, चलो बता देते हैं। इसमें बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आप जो है जनरली वेव्स के बारे में कहीं पे भी देखते होगे, या फिर आपके मन में अगर थॉट आता होगा, तो आप सोचते हो कि वेव्स कुछ ऐसा वेव्स दिखता है ना, है ना। यही तो आप वेव्स के बारे में सोच पाते हो ना, है ना, कि सपोज वेव्स का जो डायरेक्शन है आगे बढ़ रहा है, इसका ये जो है सो सेंटर लाइन है वेव्स, है ना। तो देखो आप लोग कितने लोग हैं सो गांव में तालाब पोखर ये सब में जो है पत्थर फेंकते रहते हो कभी खाली समय में, या फिर मन नहीं लगा चलो, है ना,
मेटल के ऊपर पत्थर मार दिया जाके, ऐसा कुछ करते हो तो उसमें रिपल्स क्रिएट होता है। सो दीज आर बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स का जो अगर आप उसको फील लेना चाहते हो कैसा होता होगा, तो पानी के ऊपर जब आप पत्थर देखते हो तो एक वेव ऐसा दिखता होगा, है ना, सर्कल में पूरा आगे बढ़ते जाता है। सो दैट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, है ना, एक बात बताओ कि जो वेव्स होगा किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा हो, सॉलिड में से या फिर लिक्विड से या फिर गैसियस मीडियम से, तो उस मीडियम में जो भी कंपोनेंट्स हैं क्या उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वेव्स का जो डायरेक्शन है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर मीडियम में वाइब्रेशंस हो जाए during the propagation of the wave, that wave will be called as transverse wave। समझ गया? This is your transverse wave। अगर प्रैक्टिकली कभी पूछा जाए तो एक एग्जांपल जैसे कि लाइट वेव्स, है ना, जो लाइट वेव्स होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स होता है, याद रखना, है ना। या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, है ना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, सनलाइट हो, व्हाइट लाइट हो, रेड लाइट हो, इंफ्रारेड हो, सभी के सभी ट्रांसवर्स वेव्स की तरह काम करते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका वेव्स ऑसिलेशन होता है ना। तो एग्जांपल लिख लो, लाइट वेव्स, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, समझ गए? ठीक है। दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, इसको समझो। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिख लो, साइंस के क्लास में एक बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। एक मिनट पीछे आ जाओ। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक उसका एग्जांपल है, ऐसे कई सारे वेव्स हो सकते हैं जो कि ट्रांसवर्स तरीके से ट्रेवल करता होगा। तो इसका जो सेंट्रल लाइन है, इससे ऊपर का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और नीचे वाले जो पॉइंट है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, है ना, याद रखना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां भी क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। देखो, फिजिक्स और ज्योग्राफी उसमें बहुत इंटरलिंकेज है। हमारे ज्योग्राफी में जो भी फिनोमेना है उसमें अगर उसको समझते हो तो वहां पे फिजिक्स का एप्लीकेशन आएगा, है ना। तो फिजिक्स का थोड़ा बहुत जो है साइंस का जो है नॉलेज मतलब इनहेंस करके रखो, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, देखो इसका एग्जांपल बताते हैं, इसको समझो ऐसे कि सपोज एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है और आपने इस एंड पे आकर के, है ना, सपोज कि आपने किसी चीज से हैमर से हिट कर दिया, है ना, तो मेटल का ब्लॉक है, इधर से आपने हिट किया, तो जाहिर सा बात है कि इसके अंदर से जो है साउंड जो है सो, है ना, वाइब्रेशंस जो है आगे की तरफ जाएगा और इस एंड पे जो है साउंड आपको सुनाई देगा। अगर आप यहाँ पे काम लगाओगे तो आपको सुनाई देगा, है ना। सो दिस इज हाउ साउंड वेव्स हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, है ना, एंड ए टू एंड बी। तो एक बात बताओ कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा था तो क्या उसने इस ब्लॉक में किसी तरीके का वाइब्रेशंस या फिर कुछ चेंजेस फॉर द टाइम बीइंग, टेंपरेरी चेंजेस, क्या उसने इसमें क्रिएट किया होगा कि नहीं किया होगा? देखो ऐसे कि इसका एक पार्ट होगा ना, जैसे साउंड वेव आपने यहाँ पे किसी चीज से हिट किया, साउंड वेव्स जनरेट हुआ, तो इसका एक हिस्सा को ये कंप्रेस कर देगा, है ना, उसको संकुचन, है ना, कंप्रेशन हो जाएगा। दूसरा हिस्सा में क्या करेगा ना, थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद का हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा, फिर इसके बाद का हिस्सा जो है सो थोड़ा सा खिंचाव हो जाएगा, फिर उसके बाद का हिस्सा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, इसके बाद का हिस्सा थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, इसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो दिस इज हाउ द मीडियम रिस्पॉन्ड्स व्हेन ए longitudinal waves travel through it। समझ गया? तो दिस इज योर
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एक बात बताओ, इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है ना, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर एक्सपेंशन, क्या ये वेव्स के डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है कि नहीं? वर्टिकल तो नहीं हो रहा है, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि जो लेंथ के अलोंग अगर वाइब्रेशंस होते हैं उस मीडियम में, सो दैट वेव प्रोपगेशन विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अगर सपोज कि ये जो मीडियम है इसमें वाइब्रेशन ऊपर नीचे होने लगता है ऐसे ऐसे, तो क्या बोलते हैं कि जो वेव जो जनरेट हुआ वो कैसे क्रिएट हुआ, कैसे आगे प्रोपगेट हो रहा है, तो एज ए ट्रांसवर्स में प्रोपगेट होता है। बट जो साउंड है वो एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सो काम करता है, यानी कि जिस भी मीडियम से साउंड जाएगा वहां पे कंप्रेशन, रेयरफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्लेक्शन ऐसे करके आगे प्रोपगेट करेंगे। समझ आएगा? अब ये हम लोग वापस पी वेव्स पे आते हैं। So P waves are the primary waves and these are the first to generate during earthquake and these are the longitudinal waves। तो आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं कि P waves जो है, P waves जो है they are like your sound waves, है ना? लिख सकते हैं। Like sound waves, समझ आ गया? Yes, source, compression and reflection, yes. ठीक है, समझ में गए? एग्जाम्पल तो देखो, दूसरा एक ये भी है कि पी वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैसियस मीडियम आल्सो। समझ में गए? यानी कि पी वेव्स कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम आल्सो। ठीक है, पी वेव्स कैन ट्रेवल through solid, liquids and gases। Solids, liquids and gases। समझ में गए? अच्छा, ये आप लोगों में से ऑनलाइन कोई क्लास में कर रहे होते हैं ऐसे में? अगर कोई है तो बोल देना अपने फ्रेंड्स को कि वो जो एक ऑफर चल रहा था ना हमारे यहाँ, वो वाला रिक्रूटे वाला जो था, तो वो अभी भी उसको एक्सटेंड हम लोग किएगा। तो अगर कोई है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी उसको बता देना, है ना? ऐप का जो लिंक है आप लोग के उसमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो जाता होगा ना, तो कोई अगर हो तो अपने दोस्त लोग को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो पी वेव्स जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू वैसे ट्रेवल कर जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एस वेव्स पे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? एस वेव्स, एस वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स, these are generated after the P waves। ठीक है, generated after the P waves, generated after P waves। समझा गया? These waves are transverse waves। These waves are transverse waves, याद रखना। जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं, these are transverse in nature। transverse in nature, transverse in nature, है ना? यानी कि S waves are not longitudinal waves like P waves, it is transverse in nature। इसका एक सबसे, आप उसको बोल सकते हो डिमेरिट या मेरिट, जो भी बोलो, S waves can only travel through solid medium। S waves can travel
only through solid medium। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड मीडियम है सिर्फ उसी से एस वेव्स ट्रेवल कर सकता है ना। तो एक बात बताओ कि अगर कहीं से एस वेव्स ट्रेवल कर रहा हो और उसके मीडियम में एकदम से लिक्विड मीडियम आ जाए तो क्या वो वेव्स, सॉलिड वेव्स, जो सेकेंडरी वेव्स है वो आगे प्रोपगेट करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। तो इसके वजह से हम लोग जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग मालूम कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या कोई ऐसा हिस्सा है क्या जहां पे लिक्विड है ना। तो वहां पे एस वेव्स ही हमें बताता है ना। एक और लिखो, ठीक है। The shadow zone of S waves is higher than the shadow zone of P waves। अब shadow zones को हम लोग समझ लेंगे कि क्या है। The shadow zones of S waves is wider than the P waves। shadow zone, छाया क्षेत्र जिसको बोलेंगे, shadow zone of S waves is wider than P waves। S waves is wider than the P waves, than the P waves। ठीक है, the shadow zone of S waves is wider than the P waves। ठीक है, अब देखो शैडो जोन क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना पॉइंट सब? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो सपोज दिस इज योर अर्थ, है ना, यहाँ पे फोकस है, फोकस है। आपको मालूम है कि फोकस के पास से जो है सभी डायरेक्शंस में जो है वेव्स ट्रेवल करेंगे, है ना, ठीक है, वेव्स ट्रेवल करेगा, है ना, वेव्स ट्रेवल करेगा, ठीक है। और हम लोग अर्थ के सरफेस पे कई सारे सिस्मोग्राफ स्टेशंस बना के रखे हुए हैं ना। these are the seismograph stations, है ना, अलग-अलग कॉन्टिनेंट में, अलग-अलग देश में, अलग-अलग जगह पे, है ना, हम लोग सिस्मोग्राफ इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ठीक है। these are the seismic stations placed on the surface of the earth to record the seismic waves, ठीक है। सपोज कि दिस इज द पॉइंट ए या फिर फोकस पॉइंट एफ है जहां पे एनर्जी रिलीज हुआ और इसके ऊपर का पॉइंट है सो एपिसेंटर है ई है, ई इज द एपिसेंटर। यहाँ से जो वेव्स जनरेट होगा पी वेव्स वो सभी जगह पे फैलेगा, है ना, इन ऑल डायरेक्शंस। अर्थ के अंदर से भी ट्रेवल करेगा, जो सबसे नजदीक है वो तो सरफेस पे पहुंच के तहलका मचा देगा एपिसेंटर पे, लेकिन वो अर्थ के इंटीरियर से भी तो अर्थ के एज ए बॉडी वेव्स ट्रेवल करेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचेगा ये, है ना। सिस्मिक स्टेशंस उसको जैसे रिकॉर्ड करेगा टाइम डिले के साथ रिकॉर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको मालूम है ना, ये है क्या, ये है आपका इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर, और ये बीच का जो हिस्सा है ना ये सभी दीज आर योर वेंटर, है ना, वेंटर, दीज आर योर वेंटर, है ना। ये आगे हम लोग और डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग सिंपलिसिटी के लिए आप ये समझ लो कि इनर कोर है अर्थ का, उसके बाद एक आउटर कोर है और एक मेंटल गैरी, है ना, मेंटल, ठीक है। तो जो क्रस्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, हमारा सारा चीज, है ना, हिसाब किताब जो चल रहा है क्रस्ट, वो तो जाहिर सा बात है कि सॉलिड फॉर्म में है। क्रस्ट के नीचे जाओगे थोड़ा सा, है ना, तो मेंटल स्टार्ट होगा। मेंटल का जो सबसे ऊपर का एरिया है वो थोड़ा सा वीक है, वीक मतलब आप उसको समझो कि जैसे जेल होता है ना, जेल, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, कुछ वैसा है। उसको आप लिक्विड तरल नहीं बोल सकते, बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड है ऐसा नहीं आप कह सकते। तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, समझ में गया? एस्थेनोस्फीयर is the upper part of the mantle which is not absolutely solid and not absolutely liquid but it is somewhere in between, है ना। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, कमजोर, इसीलिए एस्थेनोस्फीयर वर्ड डिराइव किया गया है, समझ गया? एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा होगा? तो मेंटल का अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, समझ गया? लेकिन उसके नीचे बढ़ोगे तो मेंटल मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही है ना, सॉलिड फॉर्म में ही है, but it is not as rigid as the lithosphere, but solid state में ही है ना। but जब आप यहाँ पे पहुंचोगे outer core is in molten state,
पिघला हुआ है, वो लिक्विड है, समझ गया। सो आउटर कोर बिल्कुल मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में, समझ गया। आउटर कोर जो है सो कैसा है, मोल्टेन स्टेट में है, आउटर कोर तरल है, पिघला हुआ है। इनर कोर जो है, इनर कोर उसको भी जो है सब मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब अर्थ के इंटीरियर्स में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा लिक्विडिटी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा इनर कोर है दैट इज नॉट इन मोल्टेन स्टेट, इट इज इन सॉलिड स्टेट। क्यों? कल उसे बताया था ना कि जो अर्थ के ऊपर का जितना कोर के ऊपर का जो जितना मास है ना, उसका जो प्रेशर लगता है ना, प्रेशर की वजह से उसको कंप्रेस करके रखता है। तो ये जो इनर कोर है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, बिसाइड्स हैविंग द मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज नॉट इन लिक्विड स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट। समझ गया? तो देखो आप लोग अपने फिजिक्स की क्लासेस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते होंगे, है ना? ठीक है। जो हमारा सरफेस वेव्स फ्लो ओनली लिक्विड एंड गैस, नहीं सरफेस वेव्स तो सरफेस पे है ना, तो सॉलिड के थ्रू वो मूव करेगा, है ना, बट लिक्विड में कम फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन अगर पी वेव्स होगा तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम में भी ऐसा माना जाता है कि वो ट्रेवल करता है। बट अर्थ के सरफेस पे किसी भी जगह पे जो है पी वेव्स सॉलिड हो लिक्विड हो ट्रेवल कर जाएगा, है ना? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बेसिक चीज है ना, आपको मालूम होगा कि सपोज ये ग्लास है ना, सपोज ये ग्लास है ना, ग्लास है ना, कांच। अगर आपने इस ग्लास के एक एंड को अगर आपने है ना सिल्वर पेंट कर दिया, है ना, पेंट कर दिया, तो जाहिर सा बात है कि ये मिरर बन जाता है, आईना बन जाता है ना? यानी कि कोई भी लाइट रे आएगा, हिट करेगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, वापस लौट जाएगा, है ना। लेकिन सपोज कि आपके पास एक ग्लास का टुकड़ा है जिसमें दोनों एंड है जो ट्रांसपेरेंट है ना, कहीं भी आपका सिल्वर कोटिंग समझी नहीं है, और अगर सपोज कि लाइट इंटर करेगा तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा बेंड करता है और फिर बाहर निकलेगा तो डेविएशन हो जाता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ द वेव व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर है, यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास। तो क्या दोनों का डेंसिटी घनत्व तो डिफरेंस है कि नहीं? सो जो भी वेव्स होगा, लाइट वेव्स हो या फिर साउंड वेव्स हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तो उसके पाथ में डेविएशन आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन। दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। एक बात बताओ, यहाँ पे जो पी वेव्स जो जनरेट हुआ ये भी वेव्स है, तो क्या ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अर्थ के इंटीरियर्स में क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सभी का डेंसिटी में डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप देखो, अगर अर्थ के क्रस्ट की बात करते हो, अर्थ के क्रस्ट की बात करते हो, इसका जो एवरेज डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया? जो हमारा क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट, अगर उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लो, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है ना, कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो 2.7 ग्राम, है ना। और यहाँ पे भी 2.7 ग्राम है। आप देखो तो जो ओशियनिक क्रस्ट होगा, अभी मैंने पहले बताया, जो कि बसाल्ट का बना होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो दैट इज अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। जो बसाल्ट, जो ओशियनिक क्रस्ट है, तो 3 ग्राम के हिसाब से होता है। लेकिन जो आपका इनर कोर है, इनर कोर सबसे अंदर का जो कोर है, इसका जो डेंसिटी है इट इज रफली 13.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्रस्ट पे कहा जो है, आप इसको 3 मानो, इसको 13 मानो, तो और 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, है ना। तो आप देखो, तो अर्थ के क्रस्ट से और कोर तक के बीच में जैसे आप ट्रेवल करते हो तो डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो क्या वेव्स जो ट्रेवल करेगा वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या फिर जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वो बेंड होता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा। इसी वजह से जो आप ये डायग्राम एक देख रहे थे, अब वापस हम लोग आ जाते हैं उस वाले डायग्राम से। हाँ, अब दिस इज योर पी वेव्स, है ना, पी वेव्स।
दिस इज योर पी वेव्स, है ना, पी वेव्स, है ना, ये यहाँ पे बेंड करके, है ना, इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, है ना, बेंडिंग आप देख रहे होगे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, बेंड करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो है ना सॉलिड सॉलिड था ये, है ना। अब देखो ये मेंटल का हिस्सा है, यहाँ पे ये क्या है, आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आउटर कोर कैसा है, मोल्टेन, मैंने आपको पीछे बताया ना आउटर कोर कैसा है, मोल्टेन, है ना, मोल्टेन। तो पी वेव्स तो है, ये आपके मोल्टेन होने के बावजूद भी इसके थ्रू आप देखो तो बेंडिंग होने के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है ना। जैसे मैंने अभी ग्लास वाला एग्जांपल दिया, ये जैसे एयर से ग्लास में जाता है तो बेंड हो जाता है, यहाँ पे भी मेंटल से कोर में जब पहुंचेगा उस इंटरफेस पे, क्या वहां पे आपको डिफ्लेक्शन दिखा कि नहीं वेव्स में, है ना। बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो है सो मूव भी नहीं करेगा, वापस आपके एस वेव्स में, जो एस वेव्स जनरेट हुए आफ्टर द पी वेव्स, ये जब मेंटल के पास पहुंचेगा तो आपको क्या कोई भी वेव्स इसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दैट मींस कि when you study these waves on the surface of the earth, then you will realize that like the P waves you are getting all those all those waves getting recorded in the seismic stations, you are not able to record those secondary waves throughout this zone, Why? Because the outer core, which is in molten state, it is preventing the passage of secondary waves through it. हो जाएगा। तो क्या हमें एक्सरे रिपोर्ट मिला कि हमारा जो अंदर में आपके अंदर में कोर का कुछ हिस्सा है जो कि मोल्टेन स्टेट में है और उस वजह से सेकेंडरी वेव्स जो है सो इन सारे सिस्टम स्टेशंस पे नहीं पहुंच रहा है, जबकि यहाँ पे प्राइमरी वेव्स पहुंचेगा। देखो सॉरी, यहाँ प्राइमरी वेव्स पहुंच रहे हैं, these are the primary waves, but क्या यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी वेव्स पहुंचा, नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा भाई, तो अंदर में लिक्विड है, मोल्टेन स्टेट में है, तो क्या हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में मालूम चला इनडायरेक्टली बाय स्टडीइंग द सिस्मिक वेव्स, है ना। इसलिए बोलते हैं कि जो सिस्मिक वेव्स है ये हमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमको देता है विद रिगार्ड्स टू हाउ द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, समझ गए। अब देखो ये एंगल नोट कर लो, ये जो है पी वेव्स यहाँ पे 105 डिग्री पे मिलेगा, है ना, और फिर लास्ट यहाँ पे 145 डिग्री पे मिलेगा, 145 डिग्री, इधर भी 105, 145, ठीक है। अब आप पूछो कि सर पी वेव्स तो सारे मीडियम्स में जो है क्रॉस कर जाता है, तो फिर पी वेव्स का शैडो जोन क्यों बन गया, पी वेव्स का शैडो जोन क्यों बन गया, रिफ्रैक्शन होने की वजह से। मीडियम अगर सेम रहता, सपोज कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्म अगर रहता, तो हमें पूरे हर एक डिग्री पे जो है ना, हर एक पे आपको पी वेव्स मिल जाता सीधा सीधा। But due to the density difference and due to the change in the medium, these waves are also getting refracted and getting deviated from its path. Therefore, a narrow gap of shadow zone is also created for P waves. तो अगर कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि consider the following statements with regard to the seismic waves, पहला statement, P waves have got the wider shadow zone. दूसरा statement, S waves travel through all the medium. So which of the statements given above are correct? One only, two only, both correct, both incorrect. क्या होगा? Both incorrect. Both incorrect. Right? Because S waves has got the wider shadow zone, है ना? And P waves can travel through all the mediums. Clear है? है ना? So इसी वजह से हमें seismic waves जो है सो पढ़ना है और उसके characteristics के basis पे हम लोग अर्थ के इंटीरियर्स को समझ सकते हैं, ठीक है? है ना, both false, very nice, both incorrect, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। The seismic waves called P waves pass through the core and are detected on the far side of the earth. Indirect signals received in the P wave shadow zone suggest there is a solid inner core reflecting some waves, है ना। The seismic waves called S waves do not travel through the liquid. We know that the outer core is liquid because of the shadow it casts in the S waves. तो ये समझ है क्या, इतना चीज है, ठीक है।
ये एक पार्ट, तो इसको बता देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज, किसी ने पढ़ा है क्या डिसकंटिन्यूटी? डिसकंटिन्यूटी और समबद्धता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अर्थ का जो हम लोग इंटीरियर्स देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर ना, उसके बीच में डिसकंटिन्यूटीज होता है। तो जाहिर सा बात है कि एज द नेम सजेस्ट कि अगर कुछ कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज आता है। अगर कुछ चीज कॉन्टिन्यूअस या लीनियर है तो उसमें ग्रेजुअल चेंज होगा। लेकिन डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि सडन अब्रप्ट चेंज हो जाए, है ना। आप जो है सपोज कि एक मीडियम से ट्रेवल कर रहे थे और एकदम से जो है कुछ सामने दूसरा आ जाए, तो वैसा ही कुछ हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी है, दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीडी में फैक्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ देता है। इसका 5 डिसकंटिन्यूटी है सबके नाम के बेसिस पे कि बताओ ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये किन दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मोहोज डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करता है, हाँ? तो आप देख लो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, उसका नाम होगा, आप उसको नोट कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका जिक्र किया गया है, मोहोज डिसकंटिन्यूटी, बाकी और भी डिसकंटिन्यूटी होते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में एनसीईआरटी जो है सो मोहोज डिसकंटिन्यूटी लिखता है। ठीक है, मोहोज डिसकंटिन्यूटी, मोहोज डिसकंटिन्यूटी शॉर्ट में लिखता है, बट एक्चुअली में मोहोविक डिसकंटिन्यूटी है। ये सभी साइंटिफिक साइंटिस्ट के नेम पे जिन्होंने स्टडी करके और ऐसा बताया कि जो है ऐसा कुछ अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, है ना, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी ये कहां पे होता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन सियाल एंड सीमा, है ना। ये आपको मैं पीछे बताया नहीं, बट आप इसको लिखो, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट इटसेल्फ, बिटवीन द क्रस्ट इटसेल्फ, है ना, बिटवीन द क्रस्ट इटसेल्फ, क्रस्ट इटसेल्फ, बिटवीन द क्रस्ट इटसेल्फ, है ना। इसको आप याद रखो, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी आप इसको नोट कर सकते हो। इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्रस्ट इटसेल्फ। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, है ना, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। The moho lies at the depth of 35 km beneath the continent and 8 km beneath the oceanic crust, है ना। ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस आप ये याद रखो, मोहोविक जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में आएगा। Rapid discontinuity, it is the transition zone between outer mantle and inner mantle, है ना, outer mantle and inner mantle। ठीक है, Gutenberg discontinuity, it is the transition zone between mental and core, mental and core, it is a transition zone between mental and core, है ना। आप mental और core के बीच में वो आ रहे हैं, है ना, that is your Gutenberg discontinuity। And the last is Lehman discontinuity, it is a transition zone between outer core and inner core। है ना, ये नाम याद कर लेना, अगर याद हो तो ठीक है। एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज में ये पूछ देता है, पीटी वाले एग्जाम में, है ना, कि बताओ मोहोज डिसकंटिन्यूटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। ठीक, यहाँ पर मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, है ना। ये सियाल और सीमा के बारे में कोई जानता है क्या? कौन जानता है, कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, देखो अभी क्या है कि जैसे इसका मैं थोड़ा बता दे रहा कि अभी तो क्या बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंसेस है, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, तो अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में हम अच्छे से जान पाए कि क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, वो भी आउटर कोर, इनर कोर, ऐसा करके। लेकिन जब इनिशियल डेज में जब साइंटिस्ट लोगों के पास में बहुत ज्यादा दे वर नॉट सो मच टेक्नोलॉजिकली साउंड, तो उन्होंने क्या किया कि अर्थ के सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं, ओशंस के बॉटम्स में जो भी रॉक्स हैं, है ना, उन सभी को स्टडी किया। ठीक है, और जब स्टडी किए तो पाए कि जो अर्थ का जो अपना कॉन्टिनेंटल हिसाब किताब है ना, कॉन्टिनेंटल जो ब्लॉक है, उसमें सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आ गया?
ऐसा समझो। है ना, ये जो पुराना क्लासिफिकेशन है ये कुछ ऐसा है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये बीपीएससी जो है पिछले आई थिंक 67 या 68 एग्जाम में नीफे के ऊपर सवाल पूछा था। अगर आपने पीटी का क्वेश्चन देखा होगा 67 या 68 में, है ना, 68 में ना, राइट, 7th में तो 2 एग्जाम हुआ ना, एक तो कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से, मतलब उसी किसी में पूछा है, हाल फिलहाल में पूछा है ना, तो यहीं से वो सवाल बेसिकली पूछता है। देखो आप इसको समझ लो, ठीक है, जैसे योर सियाल, ठीक है, जैसे योर सीमा, जैसे योर नीफे, नीफे, ठीक है। अगर इसको आप मॉडर्न डेज के क्लासिफिकेशन से अगर कोरिलेट करना चाहते हो तो नीफे को लिख लो कोर, कोर। सियाल को लिख लो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, है ना, और सीमा को लिख दो आप ओशनिक ब्लॉक्स, ओशनिक ब्लॉक्स, ठीक है, ओशनिक ब्लॉक्स। बट दिस क्लासिफिकेशन इज ऑब्सोलीट नाउ, है ना, ये अब हम लोग यूज नहीं करते। बट एक टाइम था जहां पे ज्योग्राफर्स लोगों का मानना था कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है ये सियाल, सीमा और नीफे के एक जोन में है, सो बटा हुआ, ठीक है। सियाल मतलब सिलिका प्लस अल्युमिनियम, सिलिका, सिलिका का केमिकल फॉर्मूला SiO2, है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो बेसिकली होता है दैट इज कॉल्ड सिलिका, है ना, और Al मतलब अल्युमिनियम, है ना, अल्युमिनियम, इसलिए इसको सियाल बोल देते हैं, ठीक है, अल्युमिनियम, सिलिका और अल्युमिनियम। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स या फिर मेटल ऑक्साइड आर इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन द अर्थ क्रस्ट, इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो आप क्या आंसर, अल्युमिनियम ऑक्साइड करोगे नहीं? सिलिका तो नॉन मेटल है ना, सिलिका नॉन मेटल है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स वाले इसमें आ जाता है। लेकिन अगर मेटल्स की बात की जाए, मेटलिक ऑक्साइड्स की बात की जाए कि इनमें से कौन सा मेटलिक ऑक्साइड्स जो है सबसे ज्यादा पाया जाएगा हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो क्या आंसर उसका अल्युमिनियम करेंगे कि नहीं, है ना, करेंगे, क्योंकि है जाहिर सी बात। और ये अल्युमिनियम का जो डेंसिटी है ये लाइटर एलिमेंट आपको मालूम है, इसी वजह से अल्युमिनियम का हम लोग एयरप्लेन बनाते हैं ताकि हल्का रहे, है ना, पता चला लोहा का बना दिए वो खुद ही गिर गया अपने ही वेट से, है ना। तो अल्युमिनियम जो है तो क्योंकि सबसे हल्का है, और आपको मालूम है कि जब अर्थ का जब मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन हो रहा था आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जब अर्थ जो है मॉडर्न स्टेट में था, तो जो लाइटर एलिमेंट्स था वो सरफेस की ओर, क्योंकि बायोन थोड़ा हल्का है वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो डेंसर एलिमेंट्स है लाइक निकल, लाइक आयरन, वो अंदर कोर की तरफ सिंक करेगा। तो यही वजह है कि जो कोर है हमारा वो डेंसर एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि निकल और Fe मतलब आयरन, फेरस, निकल और आयरन, निकल आयरन, ठीक है। और जो सीमा है बेसिकली जैसे जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा कि दिस इज सीमा जो पार्ट जो है ये जो ओसेनिक क्रस्ट, बसाल्टिक क्रस्ट, तो बसाल्ट में कंसंट्रेशन किसका ऑक्साइड का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। लेकिन जो ग्रेनाइटिक होगा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, उसमें कौन सा मेटल्स का ऑक्साइड का ज्यादा है, एल्युमिनियम का है ना, एल्युमिनियम। तो ये आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अगर कभी पूछते कि कोर में जो है कौन सा मेटल सबसे ज्यादा है, तो आयरन निकल पे आंसर कर देना है। अगर पूछे कि अर्थ के क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे कौन सा मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ऑक्साइड्स का, एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना, याद रखना, ठीक है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं, ये समझ आ गया डिस्कंटिन्यूटी। डायग्राम था, हाँ ये ठीक है।
कुछ फील हो रहा है कि अंदर में अर्थ कैसा होगा अपना? तो देखो, जो सबसे बाहर का जो लेयर है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रस्ट है। दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज योर क्रस्ट। हेड दबा दें, सबसे बाहर का क्रस्ट है। तो आप देखो कि क्रस्ट में भी आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, जैसे कि अपना इंडिया है, है ना, इंडिया है ना, बाकी इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। तो क्रस्ट के भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना, CONT शॉर्ट में लिखे, और ओशनिक, OCEN, ओशनिक क्रस्ट, है ना, दो पार्ट हो जाएगा। अब उसके नीचे जाओ, क्या आपको एक मेंटल का पार्ट जो कि थोड़ा सा, है ना, सेमी लिक्विड टाइप में कुछ हिसाब किताब दिख रहा हो? देखो, ये एक आइडिया के लिए, अब ऐसा नहीं कि ये इतना है यूनिफॉर्म थिकनेस जो है प्याज के छिलके की तरह, अर्थ ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत वेरिएशन है ना। बट समझने के लिए जिसने भी बनाया उसको, है ना, बहुत मतलब प्रणाम है, क्योंकि हम लोग से, हमसे तो नहीं बनेगा ये, पता नहीं, है ना। लेकिन अब तो AI का जमाना है, AI पे जाकर लिख दो कि AI ये कर दो, कितना अच्छा होता है कि AI मेरे लिए, मेरे बदले पीटी दे और एग्जाम, मजा आ जाता है ना। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटर मेंटल हो जाएगा, है ना, आउटर मेंटल। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर है ये इनर मेंटल हो जाएगा, इनर मेंटल। ठीक है, तो देखो, क्रस्ट और अपर मेंटल, सॉरी आउटर नहीं, अपर मेंटल वर्ड यूज करते हैं, आउटर और इनर कोर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अपर मेंटल और इसके बीच में एक एब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी दिखा के नहीं, दैट इज योर मोहोज डिसकंटिन्यूटी, जहां पे एकदम से डेंसिटी चेंज होगा, एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप कोर, सॉरी क्रस्ट से मेंटल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो, है ना, तो दैट इज योर मोहोज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर उसी तरीके से आउटर मेंटल जो है और इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होगा। वापस आप आ जाओ ये आउटर कोर पे, दिस इज योर आउटर कोर। ये हम लोग जो है ना इसके डिटेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको मैं कल वाले क्लास में बताऊंगा, बट बस इतना ध्यान रखना है। आउटर कोर क्या है? तो मोल्टेन स्टेट में है ना, मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, और ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज ओवरलाइंग वेट्स। अगर ये नहीं होता तो हमारा इनर कोर भी है सो उतना टेम्परेचर पे 6000 डिग्री सेल्सियस पे मोल्टेन स्टेट में होता, बट इन सब के वेट की वजह से वो जो है सो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है। और यहाँ पे निकेल और आयरन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है आपके आउटर कोर में भी और इनर कोर में भी। समझ गए? क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बस एक बता देता हूँ जो कि आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा ये जो आप देखते हो ना क्रस्ट, है ना, आप पढ़ते होगे, आपने कभी सुना होगा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पेंगिया था। उसके ब्रेक होने से दो कॉन्टिनेंट बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर उससे और टूट गया, एशिया अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे चला गया। दैट मींस कि हमारा क्रस्ट मूव कर रहा है ना, यानी कि इस क्रस्ट में मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ से मोल्टेन मैग्मा राइज करता है और ऐसे एक सेल बना के वापस नीचे आता है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा के ट्रैक करता है। इसी को बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से क्रस्ट में ब्रेक होता है, क्रस्ट के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं और उसके अंदर मूवमेंट होता है ना। इस क्लास को यही छोड़ते हैं। ये जब प्लेट टेक्टोनिक समझेंगे तब आपको ये सब चीज और क्लैरिटी मिलेगा कि माउंटेन बिल्डिंग कैसे होगा, अर्थक्वेक वहीं पे क्यों आता है, वोल्केनिक इरप्शंस एक पर्टिकुलर रीजन में क्यों होते हैं, समझ में आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट? कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ ना, कन्वेक्शनल करंट, यस, वेरी नाइस, ठीक है। नहीं, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। देखो, प्राइमरी वेव्स के सबसे पहला जनरेट करेगा, उसका स्पीड वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होता है। प्राइमरी वेव्स के जनरेट होने के बाद सेकेंडरी वेव्स जो है सो जनरेट होते हैं और वो कुछ टाइम लैग के साथ पहुंचता है। जब ये दोनों वेव्स सरफेस पे पहुंचते हैं, सरफेस पे
तो वहां पे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दीज वेव्स सरफेस वेव्स जो है सो ट्रेवल करेगा, जनरेट होगा। समझा गया? तो प्राइमरी वेव्स आर द मेन waves which are generated at the focus of the earth wave, है ना? सेकेंडरी वेव्स भी वहीं पे जनरेट होगा, बट आफ्टर द प्राइमरी वेव्स। समझा गया? हाँ, सरफेस पे जब हिट करेगा ना, सपोज कि यहाँ से एक वेव्स जो है हिट किया सरफेस पे आकर के, तो यहाँ पे सरफेस पे जो वेव्स ट्रेवल कर जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, दैट विल बी योर सरफेस वेव्स। समझा गया? देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये आगे वाले क्लास में भी आ जाएगा, थोड़ा सा देख लो। जैसे कितना लोग अभी वो पढ़े ना, क्या बोलते हैं, ताइवान में आया था ना अभी हाल फिलहाल में, पिछले लास्ट वीक में आया था, फिर सुनामी अलर्ट ये सब दे दिया गया है ना। तो सुनामी के बारे में देख लो कैसे, मतलब एक आइडिया दे देते हैं। हालांकि ये सब फिर आगे और पढ़ेंगे, बट जस्ट एक है ना, देखो ऐसा होता है सुनामी, मतलब क्यों आता है सुनामी, ठीक है? ये हमारा ओशन है ना, इसमें पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ ओशन है। सपोज कि ये ओशनिक क्रस्ट है ना, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, और इधर जो है सो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये ओशनिक क्रस्ट है ना। ये आगे कल के क्लास में और डिस्कस करेंगे दोनों का फीचर क्या क्या होता है, बट फॉर द टाइम बिंग सपोज कि ओशनिक क्रस्ट के नीचे में यहाँ पे रप्चर हो गया, ओशनिक क्रस्ट में रप्चर होगा, ओशनिक क्रस्ट में रप्चर होगा, तो क्या यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होगा कि नहीं होगा? ओशनिक क्रस्ट में जो कि एक रॉक है, बासाल्टिक रॉक है, अगर वहां पे किसी वक्त इसके नीचे से जो कन्वेक्टिव सेल में आपको बता रहा था है ना, मैग्मा फ्लो करता है, फोर्स जनरेट होता है। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब प्लेट टेक्टोनिक्स समझेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग समझो कि इस ब्लॉक के नीचे से फोर्स लगते रहता है ना। उस फोर्स की वजह से सपोज कि यहाँ पे रप्चर हो गया है ना, फॉल्ट क्रिएट हुआ, रप्चर हुआ, तो क्या यहाँ पे अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे, है ना? अर्थक्वेक जनरेट होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा तो क्या इसके ऊपर है सो वाटर बॉडीज के फॉर्म में पूरा पानी है कि नहीं, भरा हुआ है कि नहीं? तो सपोज कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे कि 7, 8 है ना, ऐसा कुछ रिक्टर स्केल पे हो जाए, है ना, सपोज कि 7.0 है ना, 6.5, 7.6 है ना, इस कुछ स्केल पे अगर ये अर्थक्वेक होगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा वाटर को, सुनामी जनरेट। समझा गया? तो सुनामी इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक व्हिच अकर्स इन द ओशनिक क्रस्ट। इसीलिए अगर ओशंस कहीं पे भी अगर ओशंस के आसपास के एरिया में अगर अर्थक्वेक्स अगर डिटेक्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद पहला काम क्या किया जाता है, सुनामी वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया जाता है। यानी कि जो भी लोग मछुआरे लोग, जो भी कोस्टल एरियाज में हैं, जो भी रेसिडेंशियल एरियाज में हैं, सब भागो निकलो। हो सकता है विदिन हाफ एन आवर सुनामी वेव्स हिट कर जाए आपके कोस्ट में। समझा गया? ठीक है, तो ये चीज होता है। तो आगे फिर पढ़ेंगे तो और समझेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को? समझ में आया ना आज का क्लास? ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं, ताकि कल फिर मिलते हैं, इसको सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू। ठीक है सर, कल क्लास नहीं होगी? बिल्कुल होगा, सेम टाइम 4 बजे से, है ना, 4 बजे लाइव आ जाना आप। ठीक है, बाकी आप चाहो तो जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी का, उसको आप पढ़ सकते हो, है ना, आप पास होगा। अगर नहीं है तो उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो फ्री में डाउनलोड कर लेना, वीडियो पढ़ लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।